मेरा नाम कपिल बिश्नोई है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ और फ़िलहाल मैं अमेरिका में रहता हूँ मेरी नौकरी और मेरे काम की वजह से। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जो अभी हरियाणा सरकार एक कानून लेकर आ रही है जिसका नाम है राइट टू रिकॉल सरपंच। उस कानून से एक बेहतर कानून है हमारे पास जिसका नाम है वोट वापसी सरपंच। और ये वोट वापसी सरपंच का जो कानून है ये राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित है। और इस वीडियो के अंत में मेरा उद्देश्य ये है आपको बताना कि नेगेटिव रिकॉल और पॉजिटिव रिकॉल में फ़र्क क्या है और जो वोट वापसी सरपंच का जो कानून है वो राइट टू रिकॉल सरपंच के कानून से कैसे बेहतर है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में कि हम सब नागरिक मिलके ये कानून कैसे ला सकते हैं, उसकी प्रक्रिया भी इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगी। उसके लिए जो वोट वापसी सरपंच का जो कानून है उसका ड्राफ्ट मैं अभी आपको खोल के आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें दिखाऊंगा कि ये वोट वापसी सरपंच की प्रक्रिया कैसे चलेगी। ये जो है ड्राफ्ट मैंने खोल लिया है और ये जो है वोट वापसी सरपंच का कानून है। अब जो वोट वापसी सरपंच का कानून है ये कैसे काम करेगा और जो अ, भाजपा जजपा सरकार लेकर आ रही है राइट टू रिकॉल सरपंच का कानून वो कैसे काम करेगा वो इस टेबल से दिखाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सरपंच को बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है। तो जो राइट टू रिकॉल सरपंच का कानून है जो सरकार लेकर आ रही है उसमें यह है कि एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और यदि ग्राम सभा में 33% मतदाता इकट्ठे होकर साइन कर देते हैं कि मौजूदा सरपंच को वो निकालना चाहते हैं या उसके काम से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने सारे हस्ताक्षर इकट्ठे करके बीडीओ को दे सकते हैं। अब इसमें समस्या ये है कि अगर सारे मतलब इतने सारे मतदाता एक साथ गांव में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे नोक झोंक लड़ाई झगड़ा मारपीट किसी भी हद तक की नौबत आ सकती है। और क्योंकि जो मौजूदा सरपंच के लोग होंगे वो भी उस सभा में आ सकते हैं और नारेबाजी करके और वहाँ का माहौल बिगाड़ सकते हैं। उसके विपरीत अगर हम देखेंगे जो वोट वापसी सरपंच की प्रक्रिया है उसमें क्या है कि उसमें हर एक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिल जाएगी। अब वोट वापसी पासबुक क्या है कि जैसे बैंक पासबुक होती है वैसे ही है ये पासबुक। अब इसमें क्या है कि वोटर जाके पटवारी के पास जाएगा और बोलेगा कि देखिए मुझे मेरी पंचायत के अंदर मैं इस आदमी को सरपंच चाहता हूँ और वो कई सरपंचों के नाम सुझा सकता है। तो कुल मिला के वो अधिकतम 5 लोगों के नाम सुझा सकता है कि जिनको वो सरपंच बनाना चाहता है और वो किसी का नाम किसी दिन कैंसिल भी कर सकता है। इस प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे आगे जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट में हम चल पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आती है ये तो भी वही बात है कि वो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा और इसमें हमें मतलब मतदाता को जो है वो पटवारी के पास जाना है तो कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा होने की संभावना काफ़ी कम है इसमें। अब एक कॉपी जो है रिकॉर्ड की जो वोट वापसी पासबुक के अंदर है वो ये है कि एक तो पटवारी के पास में रहेगी रिकॉर्ड की कॉपी, एक मतदाता के पास में रहेगी। तो इससे फर्जीवाड़े की कोई संभावना नहीं रहती है। इससे ये है कि सब कुछ हमारा ऐसा रहेगा कि जैसे कि मतलब बैंक के अंदर काम हो रहा है कि जैसे खाते में कितने पैसे जमा है वो बैंक को भी पता है और खाता धारक को भी पता है क्योंकि उसके पास में वो एंट्री पासबुक में भी है। अब राइट टू रिकॉल सरपंच के अंदर एक कमी जो है वो ये है कि बहुत सारे ग्रामीण नागरिकों को हस्ताक्षर नहीं करने आते, वो साइन नहीं कर पाते हैं। अब उनके अच्छा अब साइन कर भी दिए, मान लीजिए इकट्ठे हो गए उन्होंने साइन कर दिए 33% नागरिकों ने वहाँ के उस ग्राम के मतदाताओं ने साइन कर दिए कि ठीक है जी हमें मौजूदा सरपंच पसंद नहीं है। तो उसके बाद में जो मामला है वो बीडीओ के पास जाएगा। अब बीडीओ ये कैसे जांच करेगा कि इनके हस्ताक्षर सही हैं या नहीं है। ना तो हमारे पास में कोई ऐसा
सिग्नेचर का डेटाबेस है जिससे हम वेरीफाई कर सकें। अब इससे इसकी तुलना अगर हम करें वोट वापसी में, वहाँ नागरिक मतदाता जो है वो खुद जा रहा है पटवारी के पास, ठीक है। तो इसमें मतलब बाद में उनको रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और ये सब करने की या सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो डेटा है वो मतलब डेली अपडेट हो रहा है और वो दोनों के पास में है, और उसकी मतलब उसमें फर्जीवाड़े की संभावना जो है बहुत ही कम है। अब बीडीओ के पास में मामला जाता है, जो राइट टू रिकॉल सरपंच के अंदर है, बीडीओ के पास जाता है तो उसमें कुछ ये भी समस्या आ सकती है कि बीडीओ या मतलब जो सरकार जिसको चाहती है कि ओके इसका तो रिकॉल हो जाए, और जिस सरपंच का वो नहीं चाहती कि रिकॉल हो, उसके लिए वो एक काम कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये इसमें हस्ताक्षर इतने फर्जी हैं, या आप कोर्ट में चले जाओ। तो इससे वो जो पटवारी जो सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, उन सरपंचों को वो परेशान कर सकते हैं, और जो निकम्मे सरपंच हैं उनको वो मतलब उनका मामला अगर लटकाना चाहें तो वो काफ़ी दिनों तक लटका भी सकते हैं। अब उसके बाद में एक कमी और आती है इसमें, जो राइट टू रिकॉल सरपंच जो सरकार लेकर आ रही है कानून, इसमें एक कमी ये है कि अगर 33% ने लिख के दे दिया कि ठीक है इस सरपंच को यहाँ से निकालो, तो उसके बाद में बनाएंगे किसे, इसका तो अभी तक तय नहीं है। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है ये नेगेटिव रिकॉल है, और कोई और रीज़न नहीं है। नेगेटिव रिकॉल में क्या है कि मतदाता को सिर्फ एक ही बात बता सकता है वो ये है कि मुझे मौजूदा पदाधिकारी या जो मौजूदा सरपंच है ये नहीं चाहिए, बस। वो ये नहीं बता सकता कि मेरी तरफ से इसको तो हटा दिया जाए, तो इसकी जगह बनाया किसको जाए। वही जो वोट वापसी सरपंच का जो कानून है उसके अंदर मतदाता जो है वो पटवारी के पास जाके ये बताएगा कि मेरी तरफ से सरपंच के ये लोग हैं जिनको मैं स्वीकृति दे रहा हूँ, और वो स्वीकृतियाँ उसकी पासबुक में और उसके पटवारी के पास में रजिस्टर में भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब उसके बाद में अब आता है ये जो है कि रिकॉल इलेक्शन कैसे होगा, या सरपंच को बदलने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। तो जो सरकार लेकर आ रही है राइट टू रिकॉल सरपंच, उसमें क्या है कि करीबन 60% मतदाता जो रिकॉल इलेक्शन होगा, जो 33% के जनमत होने के बाद में होगा, कि बीडीओ ने भी अप्रूव कर दिया कि हाँ जी 33% नागरिकों ने इसको सरपंच को निकालने के लिए साइन किया है, तो वहाँ पे अब एक रिकॉल इलेक्शन होगा। और उस रिकॉल इलेक्शन में अगर 60% लोग बोलते हैं कि इस सरपंच को निकाल दिया जाए, तो वो सरपंच को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब वहीं जो वोट वापसी सरपंच का कानून है, इसमें यह है कि पहले तो रिकॉल इलेक्शन ही नहीं होगा। रिकॉल इलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक किसी जो सरपंच बनना चाह रहे हैं उन प्रत्याशियों में से किसी एक को 51% का अप्रूवल नहीं मिल जाता, यानी 51% मतदाता उस पंचायत के उस आदमी के लिए, किसी सरपंच प्रत्याशी के लिए ये नहीं बोल देते कि हाँ हमें ये सरपंच के रूप में चाहिए, तब तक वहाँ पे रिकॉल का इलेक्शन नहीं होगा। और जब उसके किसी प्रत्याशी के 51% हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो प्रत्याशी उस एरिया में काफ़ी हद तक लोकप्रिय है। तो इससे अब कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर वहाँ पे रिकॉल का इलेक्शन होता है जो वोट वापसी पासबुक के अंदर वाले कानून में होगा, उसमें नागरिकों को पहले से ही पता है कि हमने किसका समर्थन करना है। उसमें भी कुछ कंडीशन है कि कैसे वो होगा या किस किस सूरत में होगा, वो आगे इस डॉक्यूमेंट में आएगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब ये है वो कंडीशन। मान लीजिए कहीं पे त्रिकोणीय मुकाबला होता है जैसे, है ना, और ये ग्राम पंचायत का एक इसमें जिक्र है कि जिस ग्राम पंचायत में कुल 5000 मतदाता हैं, उनमें से करीबन मान लो 4000 ने वोट किया, यानी 80% के करीबन वोटिंग हुई। उन 4000 में से एक प्रत्याशी एक्स को मिलते हैं 1500 वोट, प्रत्याशी वाई को मिलते हैं 1200 वोट, और प्रत्याशी जेड को मिलते हैं 1000 वोट, और अन्य प्रत्याशियों को 300 वोट मिलते हैं। तो जो सरकार कानून लेकर आ रही है
उसके हिसाब से तो अगर वाई और जेड मिल जाते हैं, इन दोनों के समर्थन, ये दोनों समर्थक मिल जाते हैं, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, जो सरकार लेकर आ रही है ग्राम सभा के अंदर। 33% जो मतदाता है उन्होंने एक तरह से साइन कर दिए, क्योंकि 2200 वोट तो इन्हीं के पास हो गए हैं, दोनों के पास ही मिला के। तो ये दोनों साइन करके दे देंगे और अब ये बीडीओ के पास में फाइल चली जाएगी। परंतु अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि एक्स को तो हटा दिया जाए, पर इस वाई और जेड में से कौन बनेगा, ये डिसीजन अभी तक इन दोनों का नहीं है। इनका ये डिसीजन तो ठीक है कि यार एक्स को निकालते हैं और बाद में देखेंगे कि हम किसको बना लेंगे। तो इस तरह से ये नेगेटिव प्रक्रिया है। बल्कि और जो वोट वापसी पासबुक वाली प्रक्रिया है, उसमें सभी प्रत्याशियों को ये बताना पड़ेगा कि ठीक है, एक्स को तुम्हें हटाना है या नहीं हटाना है वो बात अलग है, तुम ये बताओ कि वाई को बनाना चाहते हो या जेड को बनाना चाहते हो, ठीक है। और इन दोनों के अप्रूवल, जो अगर इन दोनों के वोटर आपस में एक दूसरे पे सहमत नहीं है, तो उनके जो अप्रूवल है वो 1500 से अधिक नहीं जा पाएंगे या 51% तक नहीं पहुंचेंगे। तो उस सूरत में रिकॉल का कोई पर्पज ही नहीं होगा और ना ही वहां पे रिकॉल इलेक्शन करवाया जाएगा। अब ये जो है ये इससे जो पहले हमने डॉक्यूमेंट में देखा है वो सारा का सारा तुलना थी कि वोट वापसी सरपंच का कानून राइट टू रिकॉल सरपंच के कानून से कैसे बेहतर है। अब आगे का जो ये है, ये एक्चुअल जो ड्राफ्ट है कानून जो है वो ये है कि कैसे ये कानून काम करेगा। उसके लिए पूरा नागरिकों के लिए भी निर्देश हैं इसमें, जो इसके पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, और अधिकारियों के लिए क्या निर्देश है। तो जो नागरिक हैं उनके लिए सिर्फ यही कुल मिला के 3 ही निर्देश हैं, है ना, जो इसके सेक्शन 1 में आ जाते हैं। ठीक है, कि आप जाके पटवारी के पास में किसी नए सरपंच का नाम सुझा सकते हैं, और ये स्वीकृतियां अगर बाद में अगर डीसी चाहे तो वो एक ऐप भी बना सकते हैं, एसएमएस सिस्टम भी बना सकते हैं। ये बाद के मतलब जब एक बार ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी तो उसके बाद में इसको सुधारने के लिए, या सुधारने के लिए तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि इस नागरिक अपने स्वीकृतियां आसानी से दे सके, उसके लिए वो एसएमएस और मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक नागरिक के पास में एक ऑप्शन और रहेगा, वो सबसे आखिरी धारा है इस कानून की, कि इसमें अगर आप इस कानून में अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो उसे भी आम नागरिक मिलके कैसे लेके आ सकते हैं, उसके बारे में सबसे आखिरी में आएगी वो धारा, वो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए कि एक पंचायत है, वहाँ पे कोई व्यक्ति सरपंच बनना चाहता है, तो वो अपना प्रत्याशी होने का आवेदन कैसे करेगा, इसके बारे में ये जो सेक्शन 3 है ये है कि वो जाएगा तहसील कार्यालय में और अपना उम्मीदवारी के लिए अपना पर्चा भर के दे देगा कि ठीक है जी, मैं इस पंचायत में सरपंच बनने का उम्मीदवार हूँ। अब क्या है कि वो जैसे ही देगा तो वहाँ पे जो तहसीलदार है उसका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लेके उसको एक सीरियल नंबर इशू कर देगा और उसका नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर आ जाएगा कि ठीक है, आप अब उम्मीदवार हैं कि आप सरपंच बनना चाहते हैं। अब किसी भी नागरिक को जाना है, वो नागरिक जाएगा और वो नागरिक जो है वो पटवारी के पास जाएगा कि ठीक है जी, इस फलां सीरियल नंबर वाले व्यक्ति को मैं सरपंच बनाना चाहता हूँ। तो उसकी एंट्री जो पटवारी है वो क्या करेगा कि अपने रिकॉर्ड में लिख लेगा, और ऐसे ही वो अपनी एक जो मतदाता को जो पासबुक मिली हुई है, वोट वापसी पासबुक जिसका नाम है, उसमें एक एंट्री उस पासबुक में भी कर देगा। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार लोग पूछते हैं कि यार इससे तो काम बढ़ जाएगा पटवारियों का, और पटवारी जो हैं वो इससे अननेसेसरी सरकार का काम बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसके भी एक समाधान इसमें दिया गया है कि जो मतदाता जाएगा पटवारी के पास में किसी सरपंच के नाम को स्वीकृति देने के लिए, तो उससे 3 रुपये फीस ली जाएगी, और ये एक बार ही देनी होगी, है ना। 3 रुपये फीस दी जाएगी, और जो बीपीएल कार्ड के धारक हैं उनके लिए फीस 1 रुपया होगी। तो इस फीस से जो पटवारी का काम, जो पटवारी का वो है समय इस चीज़ में लग रहा है, उसका सारा का सारा खर्चा निकल आएगा। अब एक प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि पटवारी जो हैं वो तो ऑलरेडी इतने सारे ऑक्यूपाइड हैं और उनके पास में तो
काम बहुत रहता है, वो ये सब रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि पटवारियों तो के पास में तो ऑलरेडी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो। तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो पटवारी है आज उनके पास में काम इसलिए ज़्यादा है कि एक तो पटवारियों की संख्या बहुत कम है। तो हमारा प्रस्ताव ये भी है कि सारे जो हर एक जगह पटवारी हैं उन हर एक गांव में एक पटवारी की नियुक्ति हो, और पटवारी को सरकार जो है वो एक एक या दो क्लर्क भी दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे विभागों में क्लर्क खाली भी होते हैं। तो उन विभागों में से एक एक क्लर्क लेके सरकार एक एक पटवारी को दे सकती है कि जो ठीक है जो पटवारी के साथ काम करेगा। अब वो पटवारी के लिए एक क्लर्क भी अरेंज हो गया है। तो उससे ये सारी ये जो मतलब ये छोटी मोटी समस्याएं हैं जिसको सरकार बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकती है। अब इसमें ये जो है ये रेंज वोटिंग के ऊपर है। रेंज वोटिंग में ये है कि रेंज वोटिंग और भी बेटर प्रक्रिया है। इसके बारे में ये अभी टिप्पणी है फिलहाल, और ये ड्राफ्ट का पार्ट नहीं है। इसको चाहे तो सरकार बाद में लागू कर सकती है, और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है, वो सरकार की मर्जी है। अब जो वोट वापसी प्रक्रिया के अंदर जो चुनाव होगा उसके अंदर जिन सरपंच के उम्मीदवारों को सबसे अधिक स्वीकृति मिली है उन टॉप 10 को ही बैलेट पेपर पे रखा जाएगा। जिस दिन वो रिकॉल का चुनाव होगा या जो वोट वापसी चुनाव होगा उस दिन सिर्फ टॉप 10 जमा एक जो सरपंच होगा, मौजूदा सरपंच, और जो मौजूदा सरपंच है उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा, और उसके बाद में जिनकी स्वीकृतियां हैं उनका रखा जाएगा। और जो मौजूदा सरपंच है उसको पुराना ही चुनाव चिन्ह मिलेगा, तो उसके चुनाव चिन्ह में भी कोई बदली नहीं की जाएगी और उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। अब जैसा कि हम देखते हैं कई बार कि कई लोग क्या करते हैं कि चुनाव में पहले खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, और ऐसी मतलब वो एक चुनाव के अंदर एक नेगोशिएशन चलने लग जाती है। तो उस चीज़ को भी काटने के लिए एक इसमें एक लाइन और ये भी है कि एक बार अगर वो वोट वापसी चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद में कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस नहीं ले सकता, उसको चुनाव में रहना ही पड़ेगा। वोट वापसी चुनाव होने की घोषणा होने से पहले ही अगर वो जाके अपना नाम कटवा दे तहसीलदार से वो एक अलग बात है, पर एक बार चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद में वो अपना नाम नहीं कटवा सकता कैसे भी, उसका नाम बैलेट पेपर पे आएगा ही आएगा। अब ये जो है ये कुछ ये वो कंडीशन है कि वोट वापसी चुनाव में किसी भी मतदाता को अगर 51% मिल जाते हैं वोट, 51% वोट मतलब जितने उस गांव में टोटल वोट हैं उनका 51%, ना कि जो वोट पोल हुए उनका नहीं, जो टोटल वोट हैं उनका 51% अगर किसी प्रत्याशी को मिल जाते हैं तो मौजूदा सरपंच को हटना पड़ेगा और नया प्रत्याशी जो है वो नया सरपंच बन जाएगा। और दूसरा क्लॉज इसमें ये है कि अगर मान लीजिए किसी को 51% टोटल 51% वोट नहीं मिलते हैं, है ना, तो क्या होगा उस केस में? एक तो जो सबसे अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी है वो, और उसके जो वोट हैं वर्तमान सरपंच को पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे 10% और अधिक। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। ठीक है, या तो 51% मिल जाए या सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं उसको, तो खाली सबसे ज्यादा वोट मिलने से काम नहीं चलेगा, उसको सरपंच को पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे प्लस 10% और एडिशनल वोट इतने और चाहिए होंगे तो ही सरपंच को वो बदल पाएगा, पुराना सरपंच हटेगा और नया सरपंच बनेगा। और इन्हीं धारणाओं को लेकर ये 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं इसके अंदर। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें ये है सहचुनाव की प्रक्रिया। सहचुनाव की प्रक्रिया ऐसा है कि अगर राज्य में कोई भी चुनाव हो रहे हैं तो उनके साथ में जैसे कि विधानसभा या लोकसभा एक उनको बैलेट पेपर और दे दिया जाएगा नागरिकों को हर एक गांव में कि मौजूदा सरपंच आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। और उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको उसका नाम उसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सहचुनाव की प्रक्रिया है इसमें। अब आता है जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ की जो प्रक्रिया है वो ये कहती है कि
मतलब जैसा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कानून है, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ कमियाँ हैं। तो इसमें कोई भी मतदाता जाके परिवर्तन इसमें प्रपोज़ कर सकता है कि वो बोले कि ठीक है जी, इस कानून में ये बदलाव होना चाहिए। और बाकी के जो नागरिक हैं, वो जाके उस अ जो चेंज है या जो उसमें वो बदलाव है, उसका समर्थन या विरोध कर सकते हैं। वो कैसे होगा समर्थन या विरोध? वो उनकी वोट वापसी की पासबुक में ही दर्ज हो जाएगा कि ठीक है जी, ये जो इस कानून में बदलाव सजेस्ट किया गया है, इसका हम समर्थन कर रहे हैं या हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब इस कानून को लाने का तरीका क्या है कि ये कानून को लाने में आप सहयोग कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे सहयोग कर सकते हैं कि आप ये जो लेटर है, इसका प्रिंट निकाल लें और इस लेटर का जो लिंक है मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लेटर का प्रिंट निकाल के आप ये मुख्यमंत्री जी को भेज सकते हैं, है ना? और इसकी एक कॉपी आप अपने पास एक रजिस्टर बना लीजिए जिसका नाम हो कि मुख्यमंत्री जी से मेरी माँग या प्रधानमंत्री जी से मेरी माँग। उसमें आप इसकी एक कॉपी रख लीजिए ताकि आपके पास में भी एक रिकॉर्ड रहे कि आप इस लेटर को मुख्यमंत्री जी को भेज चुके हैं। और लेटर भेजने के बाद में आप धीरे-धीरे अगले 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 महीने को मतलब हर महीने की 5 तारीख को आप पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। लेटर भेजना एक बार ठीक है आप भेज दीजिए, अगली बार से आप सीधा पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। और बस अब ये ड्राफ्ट ख़त्म है। इस ड्राफ्ट के जो लेखक हैं वो हैं पवन मेहता जी और पवन शर्मा जी, सॉरी राहुल मेहता जी और पवन शर्मा जी। उनके प्रोफाइल के जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और धन्यवाद। अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।